बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लासेस में हम लोग बेटा आपसे कॉस्ट बिहेवियर पर और अब इस क्लास में हम लॉज ऑफ रिटर्न पे बात करेंगे। कॉस्ट के पीछे जो कॉस्ट का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है आउटपुट के बिहेवियर पर, और आउटपुट का बिहेवियर डिपेंड करता है इनपुट के बिहेवियर पर। तो आज हम आउटपुट के बिहेवियर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन के बिहेवियर पर बात करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझना जरूरी है। सबसे पहले पहली टर्म क्या है? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट। ये क्या है जनाब? सम ऑफ total output produced by applying variable factors say labor on fixed factors say capital। ठीक है जी, यानी वेरिएबल फैक्टर लेबर को अप्लाई करके आपके टोटल आउटपुट का जो सम है, मतलब एक लेबर ने 2 यूनिट्स बना के दिए, 2 लेबर ने 3 बना के दिए, तो मतलब क्या हो रहा है? लेबर के आने से आपके टोटल आउटपुट में जो इजाफा हो रहा है उस जितने भी लेबर मिलकर आपके लिए टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट के तौर पे, उसका टोटल सम बता दें आपके भाई जितने भी आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो फिक्स फैक्टर पे अप्लाई होकर आपके लिए क्या कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट। अच्छा, उसके बाद एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। या एवरेज आउटपुट। एपीपी। ये क्या है? इट इज टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। ठीक है जी, तो कैसे वर्कआउट करेंगे आप? एपीपी बराबर होगा टीपीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। ठीक है जी, ये आपके सामने। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मजीद, तो अब ये इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ऑब्वियसली एग्जांपल तो हमने सारी कवर करनी है इसकी। मार्जिनल आउटपुट पहले लिख लूँ जरा, तो मैं एक एग्जांपल वर्बली दूंगा, फिर सारी कैलकुलेशन करके एग्जांपल्स वर्कआउट कर रहे हैं। अगली टर्म हमारे पास क्या है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट।
या पर इसको क्या बोलेंगे आप, मार्जिनल आउटपुट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या मार्जिनल आउटपुट। ठीक है, अब ये क्या है जनाब, इट इज पर यूनिट चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ड्यू टू change in due to change in वेरिएबल इनपुट्स। अब वेरिएबल इनपुट आप जानते हैं क्या है, किसको बोल रहे हैं हम, लेबर को। शॉर्ट रन में हम सिर्फ और सिर्फ लेबर को ही चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल सुन लीजिए, देखें मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, कल वाली एग्जांपल को उस पर फिट करते हैं। वो क्या है, हमने कहा एक लेबर आपको 2 यूनिट्स ऑफ फर्नीचर बना के दे रहा है। यस, जवाब दें। एक अकेला लेबर काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्म का टोटल आउटपुट क्या हुआ, 2 यूनिट्स हुआ। यस और नो। और जब कोई लेबर अप्लाई नहीं हो रहा था तो फर्म का आउटपुट क्या था, 0 था। तो एक लेबर अप्लाई होने से फर्म के आउटपुट में चेंज कितने से आया, 2 यूनिट से आया। तो मार्जिनल आउटपुट भी 2 यूनिट्स है। यस और नो, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। और अगर मैं ये 2 यूनिट्स बांट दूं तो लेबर एक ही है, तो ये 2 यूनिट्स उसका ही कंट्रीब्यूशन है, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज व्हाट, 2। तो एवरेज आउटपुट भी 2 है। बोलिए, टोटल आउटपुट भी 2 है और मार्जिनल आउटपुट भी 2 है। यस और नो। अब फर्म क्या करती है, एक लेबर का और इजाफा करती है। एक लेबर का इजाफा होने से अब आपका टोटल आउटपुट 6 यूनिट हो जाता है। तो सवाल क्या है, टोटल आउटपुट 6 यूनिट है, लेकिन अगर मैं 6 यूनिट्स तकसीम कर दूं 2 लेबर्स में, क्योंकि 2 लेबर्स ने मिलके बनाए हैं, तो दोनों लेबर के हिस्से में बराबर बराबर अमाउंट आ जाएगा, मतलब बराबर बराबर यूनिट्स आ जाएंगे। यानी कि दोनों ने ऑन एवरेज 3-3 यूनिट्स बनाए। यस और नो। तो ये एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछता है, बताइए कि दूसरे लेबर के आने की वजह से आपके आउटपुट में चेंज कितने से आया है, तो आप बोलेंगे 1 लेबर पर आउटपुट 2 था और 2 लेबर पर आउटपुट 6 हो गया। तो मतलब दूसरे के आने से, दूसरे वेरिएबल इनपुट के आने से 4 यूनिट्स का क्या हुआ है, आउटपुट में इजाफा हुआ है। तो हमारा मार्जिनल आउटपुट कितना है, 4 यूनिट्स है। और अगर आप बात करें कि दूसरे लेबर के आने की वजह से आउटपुट कितने से बढ़ा, आप बोलेंगे 4 यूनिट से बढ़ा। अगर बोले दूसरे लेबर के आने की वजह से चेंज कितने से आया, आप बोलेंगे 4 से आया। यस और नो। तो मार्जिनल एवरेज, ये टर्म्स आप पता नहीं कितने दफा पढ़ चुके हैं, और हर दफा इनका एप्लीकेशन वही है, रेट ऑफ चेंज, एवरेज, टोटल। चाहे वो आप कॉस्ट हो, चाहे वो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी हो, चाहे वो टोटल यूटिलिटी हो, सो ऑन। ये सारी बातें आप देख चुके हैं, मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको ये बात दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है जी। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो बराबर है किसके,
डेल्टा चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन डेल्टा वेरिएबल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। ठीक है जनाब, तो ये आपके सामने ये सारी बातें आ जाएंगी। कोई मसला बेटा? तो अब जरा इन तमाम चीजों के जरिए हम बारी बारी इस लॉ को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लगा रहा हूं हेडिंग दोबारा से। और क्या हेडिंग लग रही है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट। ठीक है जी। अब यहां पर हम एक शेड्यूल बनाने जा रहे हैं। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। ठीक है जी। वेज रेट, टीपीपी यानी कि टोटल आउटपुट, उसके बाद टीसी टोटल कॉस्ट, एपीपी एवरेज, आउटपुट, एसी आप सब जानते हैं एवरेज कॉस्ट, एमपीपी मार्जिनल आउटपुट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, और एमसी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। यस और नो बताइए बेटा, जवाब दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस केस को समझने के लिए फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? कि हम जानते हैं फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है। और वेरिएबल कॉस्ट क्यों होगी? क्योंकि वेरिएबल इनपुट्स चेंज हो रहे होंगे। लेबर चेंज करते जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वेरिएबल इनपुट्स वजह हैं वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आने के, और वेरिएबल कॉस्ट वजह है टोटल कॉस्ट में चेंज आने के। और टोटल कॉस्ट के ऊपर फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट तो नहीं है। फिक्स कॉस्ट उसमें क्या है? कांस्टेंट है। यस और नो, ये सारी बातें लिंक कर लें आपस में जरा अच्छी तरीके से। जवाब दीजिए, क्या ये बात आपको समझ में आती है जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ? तो इस एग्जाम्पल को लेते हुए हम फिक्स कॉस्ट नहीं रख रहे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। यस और नो? तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि फिक्स कॉस्ट 0 है तो फिर हमारी टोटल कॉस्ट अगर
वैसे प्रैक्टिकली नहीं। अगर हम अज्यूम करें सिर्फ समझने के लिए, ताकि हम कॉस्ट में जो तब्दीली है उसके बिहेवियर को समझ सकें, वो बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट 0 है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो गई, वेरिएबल कॉस्ट के। यस और बोलिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको बेटा? चलें, इसका मतलब क्या हुआ अब देखते हैं। ये पहला लेबर, एक लेबर को आप देते हैं 300 रुपए वेजेस, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर और 5 लेबर, बस ज्यादा नहीं आगे बढ़ते, 5 लेबर्स को अप्लाई करते हैं। जब पहला लेबर आपने अप्लाई किया तो उसने आपको 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दिए। इट मींस दैट उस लेबर को आपने 300 रुपए दिए, 300 किसको दिए, एक लेबर को, तो आपकी टोटल कॉस्ट जो हो गई वो क्या हो गई, 300 हो गई। यस और नो? आपने 2 लेबर अप्लाई कर दिए, लेबर को इंक्रीज किया 1 यूनिट से, तो नंबर ऑफ लेबर 2 हो गए, वेज रेट एक लेबर का 300 रुपए है। तो अब अगर मैं 300 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी। यस और नो? रिस्पॉन्स, जवाब देना। लेकिन जो 2 लेबर मिलकर प्रोड्यूस करके कर रहे हैं हमारे लिए, वो है कितना, 30 यूनिट्स। अच्छा जी, उसके बाद आपने तीसरा लेबर अप्लाई किया, वेज रेट वही 300 है। जब 300 को अप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, 900 आ गई। लेकिन 3 लेबर मिलकर जो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं वो कितना है, वो 60 है। अच्छा जी, आपने 4 लेबर एम्प्लॉय कर दिए, आपकी कॉस्ट क्या हो गई, 1200 हो गई। लेकिन 4 लेबर जो मिलकर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं वो कितना है, वो 100 है। अच्छा जी, आपने 5वां लेबर अप्लाई कर दिया, पर वेज रेट पर लेबर वही 300 रुपए चल रहा है, तो 5 लेबर को आपने जो बेयर, जो कॉस्ट बेयर की आपने 5 लेबर की 1500 रुपए, वो आपकी टोटल कॉस्ट का पार्ट बन गई, ठीक है ना। लेकिन ये 5 लेबर मिलकर जो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं वो क्या है, वो 150 यूनिट। तो अगर आप गौर करें, लेबर के हर कांस्टेंट यूनिट इंक्रीज होने से आपके आउटपुट में जो इजाफा हो रहा है वो मोर प्रोपोर्शनली हो रहा है। मतलब 10 से 30 पर आए, 20 से बढ़ गया, 30 से 60 पर आए, 30 से बढ़ गया, 60 से 100 पर आए, 40 से बढ़ गया, 100 से 150 पर आए, 50 से बढ़ गया। तो आपका जो आउटपुट है वो जिस ट्रेंड पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब आउटपुट में इजाफा तो हो रहा है, इजाफा कांस्टेंट रेट से हो रहा है या इजाफा इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है? टोटल आउटपुट में जो इजाफा हो रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू से हो रहा है या इंक्रीजिंग वैल्यू से हो रहा है? तो आपके टोटल आउटपुट के इंक्रीज करने का जो ट्रेंड है वो खुद भी इंक्रीजिंग है। तो हर एक पॉइंट पर आपका स्लोप या रेट ऑफ चेंज जो है पहले से क्या है, ज्यादा है। इस चीज को हम बोलेंगे मार्जिनल आउटपुट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो सवाल मेरा आपसे क्या है, क्या आप मुझे ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके दे सकते हैं, ये वाली? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए, जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। बोलिए, चलें कीजिए, आपको 5 मिनट देता हूं मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। चले जनाब, तो अब क्या करना है आपको, आपको एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालें भाई, सिंपल वे है। तो 10 यूनिट बनाए एक अकेले बंदे ने, तो 10 को डिवाइड बाय 1 कर दिया, आंसर क्या आएगा आपके पास, 10 ही आएगा ना। यस और? अच्छा जी, उसके बाद 30 यूनिट बनाए कितने लोगों ने मिलकर, 2 लोगों ने मिलकर, 2 लेबर ने मिलकर। तो 30 यूनिट को बांट दें इन 2 लोगों के दरमियान,
तो पर लेबर जो है वो क्या आंसर आएगा, 15 आएगा आपके पास, यस और नो। अच्छा जी, उसके बाद क्या करें भाई, 3 लोगों ने मिलकर कितने बनाए, 60 यूनिट बनाए, तो 60 को डिवाइड बाय 3 करते हैं, तो आपको मिल जाएगा जनाब क्या, 20 यूनिट्स आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट होगा, एवरेज आउटपुट होगा जो हर लेबर के हिस्से में आएगा। अच्छा जी ओके, 4 लेबर मिलके कितने बना रहे हैं, 100 यूनिट्स बना रहे हैं, तो 100 यूनिट्स को तकसीम करते हैं 4 लेबर के दरमियान, तो पर लेबर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद 150 को तकसीम करने किसमें, 5 लेबर के दरमियान, तो पर लेबर आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, यस और नो, जवाब दीजिए। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई, एवरेज कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या, बड़ा सिंपल है एवरेज कॉस्ट निकालने का फार्मूला, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये तो हम सीख चुके हैं ना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यस और नो रिस्पॉन्स, यही यूनिट्स ऑफ आउटपुट है ना। तो 300 को डिवाइड बाय 10 करें तो आंसर क्या आएगा, 30, जवाब दीजिए बेटा। 600 को डिवाइड बाय 30 करें तो आंसर क्या आएगा, 20, जवाब दे बेटा सब लोग। 900 को डिवाइड बाय 60 करें तो आंसर क्या आएगा, 15, 1200 को डिवाइड बाय 100 करें तो आंसर क्या आएगा, 12, और अगर 1500 को डिवाइड बाय 150 करें तो आंसर क्या आएगा, 10। तो आपको क्या दिख रहा है, जब आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर आउटपुट का बिहेवियर इंक्रीजिंग है तो कॉस्ट का बिहेवियर डिमिनिशिंग है। कुछ बात समझ में आती है कि नहीं आती, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब आप निकाल लें मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, पहले लेबर के आने की वजह से आपके आउटपुट में कितना इजाफा हुआ, 10 यूनिट का हुआ, तो यहाँ 10 लिख दिया आपने। 0 से 1 पर आए, 0 से 10 पर आए, जब कोई लेबर नहीं था कोई आउटपुट नहीं था, यस और नो। जब एक लेबर अप्लाई किया तो आउटपुट इंक्रीज हुआ कितने से, 10 से। अच्छा, उसके बाद जब 1 से कहां पर आए, 2 लेबर पर आए, तो आउटपुट क्या हो गया, 10 से 30 पर आ गया, चेंज कितने से आया, 20 से। उसके बाद जब एक लेबर और बढ़ाया तो आउटपुट 30 से कहां पर आ गया, 60 पर आ गया, चेंज कितने से आया, 30 से आ गया। रिस्पॉन्स करते हैं बेटा। अच्छा, जब आउटपुट जो है वो 60 से कहां पर आ गया, 100 पर, तो चेंज कितने से आया, 40 से आ गया। जब आउटपुट 100 से 150 पर आया तो चेंज कितने से आया, 50 से आ गया। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालने, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। तो अगर आउटपुट 0 था तो आपकी टोटल कॉस्ट भी 0 थी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमने अज्यूम नहीं की। तो 0 से आप 10 पर आए, 0 से आप 300 पर आए, तो चेंज आया 300 से, चेंज आया 10 से, 300 को डिवाइड बाय 10 कर दें। अब डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए कि चेंज 1 यूनिट से नहीं है, चेंज 10 यूनिट से। तो 300 डिवाइडेड बाय 10, रिस्पॉन्स प्लीज, आंसर क्या आ रहा है बेटा, 30। अच्छा जी, अब फिर आप 300 से कहां पहुंचे, 600 पर, चेंज कितने से आया, 300 से। आउटपुट में आप 10 से कहां पहुंचे, 30 से, चेंज कितने से आया, 20 से। तो मतलब इस 300 को इस 20 से डिवाइड कर दें, क्योंकि पर आपका जो लेबर चेंज है वो कितना है, 300 का ही है ना। तो 300 से 600 पाने का मतलब क्या, कॉस्ट बढ़ी 300 से और आउटपुट बढ़ा 20 से। तो जरा 300 को 20 से डिवाइड कर दें,
क्या आंसर आ गया? 50। उसके बाद 600 से कहां पर आया? 900 पर। कॉस्ट में चेंज आया 300 से। आउटपुट में 30 से कहां पर आया? 60 पर। आउटपुट बढ़ा कितने से? 30 से। तो जो जो कॉस्ट का चेंज है उसको आउटपुट के चेंज से डिवाइड कर दें, तो 300 डिवाइडेड बाय 30 आंसर क्या आएगा? 10 आएगा बेटा। रिस्पॉन्स करें बेटा, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? आप 900 से कहां पहुंचे? 1200 पर। चेंज कितने से आया? 300 से। और आप 60 से कहां पहुंचे? 100 पर। चेंज कितने से आया? 40 से। तो 300 के चेंज को 40 के चेंज से डिवाइड कर दें, बोलिए 7.5। उसके बाद आप बताइए 1200 से कहां पर आया? 1500 पर। चेंज आया कॉस्ट में 300 से, और आउटपुट चेंज हुआ 50 से। 300 को डिवाइड बाय 50 कर दें, आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। तो आप देख लें, जब आपका मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज कर रही है। तो ये अल्फाज देखें यहाँ पर, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट। जब रिटर्न का ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो कॉस्ट का ट्रेंड क्या होगा? डिमिनिशिंग होगा। बताइए, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो समझ में आ रही है? तो ये बिहेवियर जो हमें दिखाई दे रहा है ना आउटपुट का, जिसकी बेस पर कॉस्ट का बिहेवियर क्या हो रहा है? तय हो रहा है। इसी बिहेवियर का नाम क्या है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट। अब आप देख लें जरा इसको, यहां से स्टडी टेक्स्ट क्या कहता है इस बारे में, तो उसने तो लाइन लिख दी है वहां पर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मार्जिनल कॉस्ट गोज डाउन, है ना? वही बात हो गई ना, जब रिटर्न इंक्रीजिंग है तो कॉस्ट क्या है? डिक्रीजिंग है। अल्फाज पे गौर करें। As output begins to increase, the large manufacturing unit or processes equipment is still not fully utilized, means that total cost only increases slightly. The additional labor can be productive as they can always use the equipment to its full potential. For example, as much the marginal cost is relatively low. अब ये इसका बैकग्राउंड समझा रहा है। देखो, जब आपने एक प्लांट, एक मशीन लगा लिया तो जाहिर सी बात है उस पे एक लेबर तो नाकाफी होगा ना। तो जैसे जैसे लेबर आप अप्लाई करते जाएंगे उस प्लांट की आपको एफिशिएंसी मिलती जाएगी, और जैसे जैसे एफिशिएंसी मिलती जाएगी वो आपको पहले से ज्यादा आउटपुट देना शुरू करता है। मतलब यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो फिक्स फैक्टर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को हासिल करने के लिए, जो उनकी कैपेसिटी है उसको अप्लाई करने के लिए हम उन पर वेरिएबल इनपुट्स लगाते जाएंगे, यहाँ तक के हर आने वाला वेरिएबल इनपुट हमें पहले से ज्यादा आउटपुट जनरेट करके देगा। तो अगर हम प्रोडक्शन के इस फेज से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हमने अपने प्लांट की पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं की। उस पर जितने लेबर अप्लाई हो सकते हैं सारे अप्लाई नहीं किए। अभी लेबर की गुंजाइश क्या है? बाकी है। अभी इनपुट लगाने की गुंजाइश मौजूद है ताकि हम उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या कर सकें? हासिल कर सकें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं? तो ये कैपेसिटी का मतलब क्या है? एक प्लांट होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उस हम जानते हैं उससे हम कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर एक प्लांट है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है तो जाहिर सी बात है आप उससे 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने नया नया प्लांट लगाया है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो अभी आप फिल वक्त सिर्फ 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज होगी वैसे वैसे आप लेबर को अप्लाई करके आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देंगे, यहां तक कि एक पॉइंट ऐसा आएगा आप कहां पहुंच जाएंगे? अपनी फुल कैपेसिटी पर, जहां पर उस प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी? क्या हो जाएगी? एग्जॉस्ट हो जाएगी। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं? जवाब दें। आप एक जनरेटर लेते हैं घर के लिए, किसी भी ऑफिस के लिए, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि नहीं होती है?
उसकी कैपेसिटी होती है कि नहीं होती, बताइए। तो आप अगर उस कैपेसिटी, आप क्या जरूरी है उसको फुल कैपेसिटी इस्तेमाल करें? शुरू में क्या करते हैं आप, लोड कम रखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोड बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन आप उसको मैक्सिमम वहां तक ले जा सकते हैं ना, लोड को जहां तक उसकी गुंजाइश होगी, उससे आगे तो लेके नहीं आ सकते। जवाब दें। इस तरह एक मशीन को कितने लेबर ऑपरेट कर सकते हैं, ये एक मशीन पर कितने लेबर काम कर सकते हैं, उसकी भी एक कैपेसिटी है। या एक मशीन कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। तो इनिशियली जब हम लेबर को बढ़ाना शुरू करते हैं तो हम उसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं और हमें हमारी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी में इजाफा हो रहा होता है। तो हर अगला वेरिएबल इनपुट हमें ज्यादा एफिशिएंट दिखाई देता है पिछले वेरिएबल इनपुट के मुकाबले में। कुछ समझ पाए बात या नहीं? रिस्पॉन्स दें। ठीक है ना? तो अब करना क्या है, जरा मैं आपको एक चीज समझा दूं आपको यहाँ पर। वो आपके ऊपर मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, वो क्या है? ये डायग्राम भी बनाना है और फिर इस स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है इस। दो डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल पैरेलल आपस, जिनको हम बोलेंगे मिरर इमेज। क्या बोलेंगे? लगेंगे वो मिरर इमेज है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। अच्छा, यहां पर हमने क्या प्लॉट किया? यहां प्लॉट किया यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, और यहां प्लॉट किया आपने एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये प्लॉट करना आपने वाई एक्सेस पर। ठीक है जी। और यहां पर आप क्या करें, यहां पे प्लॉट करें आप आउटपुट, तो आपको कॉस्ट का बिहेवियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कौन सा आउटपुट? टोटल आउटपुट। और उस पर आप यहां क्या करें, प्लॉट करें एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को। तो जब आपको आउटपुट का ट्रेंड इंक्रीजिंग दिखाई देगा, तो फिर आपको कॉस्ट का ट्रेंड डिमिनिशिंग दिखाई देगा। इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ आउटपुट इज डिमिनिशिंग ट्रेंड ऑफ कॉस्ट। बना लेंगे इस डायग्राम को या नहीं, बताइए, बोलिए क्या कहते हैं। ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया, पर इसके नीचे स्टेटमेंट आएगी, वो स्टेटमेंट हम जोड़ते हैं, मसला नहीं है आप, लेकिन आप इसको इसको कंप्लीट कीजिएगा पहले। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा पार्ट है लॉज ऑफ डिमिनिशिंग लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न
and constant cost, लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड कांस्टेंट कॉस्ट। ठीक है, अब इसके लिए भी हम वही क्या करने जा रहे हैं, वो हेडिंग में उठा लूं वहां से, थोड़ा सा टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। चलो वो हेडिंग में बाद में लगा लेता, कोई मसला नहीं, लेकिन अब दोबारा भी लग जाएगी हेडिंग, कोई इशू नहीं। लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड कांस्टेंट कॉस्ट। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये वही है, वेरिएबल इनपुट 1 2 3 4 एंड 5, वेज रेट वही है 300 रुपए। अच्छा जी, अब आउटपुट है 50 100 150 200 एंड 250। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट में कांस्टेंट इजाफा हो रहा है, 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद जो है वो। तो अब क्या करें, आप इसकी हेल्प से ये पूरा आप शेड्यूल जरा क्या करें, वर्कआउट करें, और जिस तरह पिछला डायग्राम बताया ना, उस तरह वो डायग्राम आप बना के बताइए। ठीक है, जवाब दें। भाई रिस्पॉन्स करें ना, बन जाएगा। अब देखिए, एक और चीज रख लेते हैं अपन, तो ये 3 चीजें आपसे कंप्लीट करवा लेते हैं, फिर डिस्कशन हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर हम इसके एक मेन एरिया पर जाएंगे, थ्योरी ऑफ फॉर्म। लॉ ऑफ diminishing return and इंक्रीजिंग कॉस्ट। जब आउटपुट का बिहेवियर डिमिनिशिंग है तो कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, इंक्रीजिंग है। अब वही रखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, वेज रेट वही रख दिया 300 300 300 300 और 300। ठीक है जी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, 50 देन 40, इसमें ऐड किया 90 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, देन 150 हो गया। लेकिन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अब देखें, इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जो इजाफा उसमें हो रहा है वो पहले से कम हो रहा है। 50 से 90 हुआ, 40 के इजाफे से 90 से 120 हुआ, इंक्रीज हो रहा है। टीपीपी तो इंक्रीज होगा, लेकिन उसका इंक्रीजिंग रेट क्या होगा, क्या वो इंक्रीज होगा किसी कांस्टेंट रेट से, क्या वो इंक्रीज होगा किसी डिमिनिशिंग रेट से, क्या वो इंक्रीज होगा किसी इंक्रीजिंग रेट से। गौर करें, टीपीपी तो मुस्तकिल आगे बढ़ ही रहा है ना, लेकिन उसके आगे बढ़ने की स्पीड क्या है, पहले से ज्यादा है, पहले से कम है, या पहले जितनी है। हर एक कदम जो आगे बढ़ा रहा है, क्या वो उसी रेट से बढ़ा रहा है, या
पहले से कम रेट से बढ़ा रहा है या पहले से ज्यादा रेट से बढ़ा रहा है। तो आप देखें, गौर करें और इन तमाम टेबल्स को फिल करें, डायग्राम बनाएं, क्या कहते हैं, हो जाएगा। तो जो भी लॉ लिखा हुआ है पूरा का पूरा लॉ जो है इस टेबल में आपके सामने आ जाएगा खुद ब खुद कि भाई ये बिहेवियर क्यों आ रहे हैं सारे के साथ। बोलिए, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो फिर कर लेंगे इसको सॉल्व आप लोग बेटा। तो ये काम करें थोड़ा आप जिम्मेदारी से, फिर इस पे इंशाल्लाह बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो जैसे ये कंप्लीट हो गया ना, तो इंशाल्लाह फिर जो एक बड़ा मेन एरिया है इसी चैप्टर का, वो है थ्योरी ऑफ फर्म, मार्केट स्ट्रक्चर्स। बड़ा टेक्निकल और बड़ा जबरदस्त एरिया है। बहुत सारी आवाम इसके डायग्राम से भागती है, ऐसे जिन भूत देख लिया उन्होंने, ठीक है। तो बहरहाल इंशाल्लाह इस पे बात होगी। ये है ना फर्स्ट पेज, इसी पेज का कह रही है। बताइए। ओके बेटा, इसको स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी बात अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।